हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी PT1 की तैयारी कर रहे होंगे। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 6, जो जिसका सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। और ये जो सैम्पल पेपर है ये PT1 का है, PM श्री केंद्र विद्यालय का। इसमें बच्चों बताया गया है कि मैक्सिमम मार्क्स जो आपके 40 रहेंगे, टाइम आपका 1 आवर 30 मिनट्स रहेगी। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है, लिखा गया है कि ये जो पेपर है कंटेंट्स 3 सेक्शन। सेक्शन ए रीडिंग स्किल, सेक्शन बी ग्रामर एंड राइटिंग स्किल, देन आफ्टर सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक, आपकी टेक्स्ट बुक से संबंधित क्वेश्चन आंसर है। अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट। जो भी हर सेक्शन में इंस्ट्रक्शन दी गई है उसी के अनुसार हमने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। चलिए, पहला जो है सेक्शन सेक्शन ए, उसको देखते हैं हम। रीडिंग सेक्शन दिया गया है, 10 मार्क्स का ये। और पैसेज पढ़ते हैं, क्या है कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। ओके, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। लिखा गया है कि मैनी पीपल बिलीव दैट कीपिंग पेट्स कैन मेक लाइफ मोर जॉयफुल। कि यहाँ बताया गया है पेट के बारे में कि जो है कीपिंग पेट्स, कि जो अपने घर में पेट एनिमल्स रखते हैं उनकी लाइफ जो है वो कैसी हो जाती है, मोर जॉयफुल हो जाती है। कौन कहता है ये? मैनी पीपल बिलीव। बिलीव मतलब कि मानते हैं, विश्वास करते हैं लोग कि कीपिंग पेट्स, पशुओं को पालना, जैसे बिल्ली है, डॉग कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग रैबिट रखते हैं, कुछ लोग पैरट रखते हैं। तो इसी तरीके से कहा कि भाई कुछ जानवरों को पालना, कीपिंग पेट्स, अपने घर में पेट रखना लाइफ को और जॉयफुल बनाता है। पेट्स लाइक डॉग, कैट्स नॉट ओनली ऑफर कंपेनियनशिप बट ऑल्सो टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ लिखा है कि जो पेट्स हैं लाइक डॉग और कैट, ये सिर्फ आपको ऑफर करते हैं कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप का मतलब होता है कि दोस्ती। आपको दोस्ती ही ऑफर नहीं करते हैं बल्कि ये आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाते हैं। When children take care of pets, they learn to be caring and patient। यहाँ समझाया गया कि जब बच्चे पेट्स जो हैं उनकी देखभाल करना शुरू करते हैं तो वे क्या सीखते हैं? केयरिंग करना सीखते हैं। और उनके अंदर जो एक क्वालिटी है सबसे बड़ी, कि वो पेशेंस करना सीख जाते हैं। ठीक है। हाउएवर, हालांकि सम पीपल आर्ग्यू दैट, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि कीपिंग पेट्स इज नॉट इजी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो है पेट संभालना या अपने घर में पेट रखना इजी नहीं है। पेट्स नीड रेगुलर फूड, एक्सरसाइज, मेडिकल केयर एंड अटेंशन। यहाँ कहा कि जो पेट्स होते हैं उनको रेगुलर खाना चाहिए, उनकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। देखा होगा आपने अपने आसपास की कुछ लोग अपने जैसे डॉग है को हर रोज घुमाने लेके जाते हैं। उनका मेडिकल केयर होता है और उनको अटेंशन भी चाहिए। जिस तरीके से हम ह्यूमंस में ये है बच्चों की, हमें जब कोई हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता है तो हम थोड़े से निराश और थोड़ी सी लाइफ हमारी बोरिंग हो जाती है। तो पशुओं के साथ भी ऐसे ही है, उनको खाना भी चाहिए, उनको थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज भी करानी है, मेडिकल केयर की जरूरत भी है, उनको भी इंसानों की तरह से अटेंशन चाहिए। इफ समवन इज टू बिजी, द पैट मे फील लोनली एंड अनहैप्पी। देखिए, जैसे क्या होता है कि जब हमारे घर में सब बिजी हो जाते हैं और हम अकेले रह जाते हैं तो हम लोनली फील करते हैं और अनहैप्पी रहते हैं। ऐसे ही पेट्स के साथ है। यदि आप अपने काम में बिजी हैं और जो है आपने पेट को अपने घर पे रख रखा है तो वो क्या करेगा कि बोर हो जाएगा, अकेला महसूस करेगा और खुश भी नहीं रहेगा। Others also think that wild animals should not be kept as pet। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल है उनको एज ए पेट अपने घर में नहीं रखना चाहिए, एज इट इज अनफेयर टू रिमूव देम फ्रॉम देयर नेचुरल होम्स। क्यों क्यों नहीं पालना चाहिए अपने घर पर? क्योंकि क्या होगा कि हमें उनको उनके नेचुरल होम से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये अनफेयर हो जाएगा। अनफेयर का मतलब होता है कि भाई ये गलत बात रहेगी। सपोज दैट कोई वाइल्ड एनिमल है, उसको हमने अपने घर में पाल लिया, तो उसको उसके नेचुरल होम से, जंगल से दूर करना उसके लिए गलत होगा। वाइल्ड पेट्स कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड इमोशनल सपोर्ट। जबकि ये बताया जाता है कि जो पेट्स होते हैं वो क्या ला सकते हैं? हैप्पीनेस, हमारे चेहरे पर हैप्पीनेस ला सकते हैं और वे हमें इमोशनली सपोर्ट भी देते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हैविंग अ पेट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी।
यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना कि पेट जो रखना जो है, हैविंग अ पेट मतलब पेट कोई ऐसा जानवर रखना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिफोर ब्रिंगिंग अ पेट होम, यदि आप अपने घर पर कोई ऐसा पालतू जानवर लाने की सोच रहे हैं तो फैमिली शुड थिंक केयरफुली। तो आपको और आपके परिवार के लोगों को एक बार सोचना चाहिए इफ दे आर रेडी टू टेक गुड केयर ऑफ इट, कि आप और आपका परिवार जो भी पेट एनिमल लाना चाहते हैं क्या आप उसकी गुड केयर करने के लिए तैयार है या नहीं। तो ये था बच्चों पैसेज। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। हमने पढ़ लिया कि पेट एनिमल्स के बारे में बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पेट एनिमल्स बहुत जिम्मेदारी का काम है, उनको जो है डेली एक्सरसाइज करानी है, खाना देना है, मेडिकल केयर करनी, मेडिकल केयर देनी पड़ती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जंगली जानवरों से को जो है पालना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर ले आएंगे तो उनके लिए अनफेयर होगा। तो हमने पैसेज में पेट एनिमल्स के बारे में बहुत बताया। यदि आप कोई पेट एनिमल अपने घर लाना चाहते हैं तो यही कहा है कि आप पहले एक बार सोचें कि क्या आप रेडी हैं जो है इतने अच्छे से टेक केयर करने के लिए। ये पूरा पैसेज था। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या। व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ कीपिंग पेट्स मेंशन इन द पैसेज। ये जो पैसेज है इसमें पेट्स के बारे में एक बेनिफिट बताया गया है, वो क्या है आंसर देखते हैं। दे कैन क्लीन आवर हाउस, नहीं क्लीन आवर हाउस नहीं है। दे सेव मनी, नहीं ये भी नहीं। दे टॉक लाइक ह्यूमन, नहीं ये भी नहीं। देखिए बेनिफिट ये है पेट एनिमल रखने का कि वे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे घर में एक पेट आएगा लाइक डॉग और कैट, तो हमें जो है उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसका पूरा रूटीन बनाना पड़ेगा, कब उसको खाना खिलाना है, कब उसे घुमा कर लेके आना है, कब उसकी एक्सरसाइज करानी है। ठीक है, हमें उसको टाइम भी देना पड़ेगा ताकि वह खुश रह सके। ठीक, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सिखाता है? पेट सिखाते हैं। व्हाट डू पेट नीड रेगुलरली, रेगुलरली क्या चाहिए उनको पेट्स को? टॉयज ओनली, नहीं टॉयज नहीं चाहिए। टेलीविजन और म्यूजिक, ये भी गलत। उनको चाहिए रेगुलरली फूड, केयर एंड एक्सरसाइज, प्लस इसके साथ साथ अटेंशन। आप इसको सारी चीजें दे पा रहे हैं, समय पर खाना भी खिला रहे हैं, मेडिकल केयर भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बट आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, मतलब आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इन सब के बावजूद तो भी आप जो है वो जो पेट है नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें पेट को चाहिए, नीड है उसकी, रेगुलरली उस पर ध्यान देना है, खाना खिलाना है, केयर करनी है, एक्सरसाइज करानी है उसकी। Why do some people says pets should not be kept? कुछ लोगों का मानना है कि हमें अपने घर पर पेट नहीं रखना चाहिए। दे आर टू फ्रेंडली, दे डू नॉट ईट मच, इट इज अनफेयर टू वाइल्ड एनिमल। तो यही इसका आंसर है। क्यों कहते हैं कि भाई लोग ये कह रहे हैं कि हमें अपने घर में वाइल्ड एनिमल को नहीं पालना चाहिए क्योंकि इट इज अनफेयर टू रिमूव देम फ्रॉम देयर नेचुरल होम। एक जगह ये बात लिखी है, आप पैसेज को ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है कि अनफेयर टू रिमूव देम फ्रॉम देयर नेचुरल होम। ठीक है, तो नेचुरल होम से दूर रखना उनको सही नहीं होगा, तो अनफेयर हो जाएगा। तो इसलिए सी आंसर होगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट माइट हैपन इफ द ओनर इज टू बिजी। यदि किसी पेट रखने वाला ओनर जो है बहुत ज्यादा बिजी है तो पेट के साथ क्या होगा? पेट बिकम्स मोर एक्टिव, बिल्कुल गलत। पेट जो है लोनली फील करेगा। ठीक है, पेट जहां लिखा है ना कि लोनली एंड अनहैप्पी, तो जैसे हम पर यदि हमारे मम्मी पापा ध्यान नहीं रखते हैं तो हम भी अकेला महसूस करते हैं और अनहैप्पी भी हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं। ठीक, तो सी आंसर होगा। व्हाट शुड फैमिलीज डू बिफोर ब्रिंगिंग अ पेट होम्स। यदि कोई पेट अपने घर पर लाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? विजिट टू अ जू, थिंक इफ दे कैन टेक केयर ऑफ इट। यस, यही इसका आंसर है कि यदि आप जो है कोई पेट अपने घर लाना चाहते हैं तो उससे पहले सोचिए, बड़े ध्यान से सोचना है कि क्या आप जो है किसी पेट को घर लाकर आप जो है उसकी देखभाल कर पाएंगे, आपके पास इतना टाइम है या नहीं है। ठीक है, इतने सोर्स हैं या नहीं हैं। तो यदि हैं तो आप जो है कोई भी पेट अपने घर पर ला सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चूज द करेक्ट अपोजिट ऑफ जॉयफुल। जॉयफुल मतलब खुशी, ठीक है, और इसके फनी, हैप्पी, एक्साइटेड, ये तीनों तो लगभग सिमिलर हो गए। एक ही बच गया इसका आंसर, दैट इज सैड। ठीक है, जॉयफुल सैड अपोजिट हो जाए। नाउ नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पैसेज बीइंग विद समवन नॉट फीलिंग अलोन। ठीक है, कि ये जो वर्ड दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, बीइंग विद समवन किसी के साथ होना और
अकेला फील नहीं करना उसे क्या कहते हैं? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अटेंशन, कंपेनियनशिप और एक्सरसाइज। तो आंसर होगा कंपेनियनशिप। जब हम किसी के साथ रहते हैं और अकेला महसूस नहीं करते हैं तो वो हमारी दोस्ती दर्शाता है। ठीक, और जो कंपेनियनशिप क्या होती है? दोस्ती, मित्रता। आइडेंटिफाई अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के लिए हम यहाँ देखो, रीना, रीना जो वर्ड है बच्चों वो प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये किसी लड़की का नाम है, नेम ऑफ एनी गर्ल। मंडे, मंडे भी प्रॉपर नाउन है बिकॉज इट इज द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक। इंडिया इज अ कंट्री, नेम ऑफ द कंट्री। सो ओनली वन आंसर इज लेफ्ट, दैट इज पैट। सो पैट जो है वो होगा कॉमन नाउन। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पैसेज। ओके, चिल्ड्रन लर्न टू बी एंड पेशेंट व्हेन दे केयर ऑफ पेट्स। तो जब कोई बच्चा या बच्चे जो है अपने घर में पेट रखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं तो वे सीखते हैं क्या करना? केयरिंग एंड पेशेंट। केयरिंग इसका आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पैसेज। ओके, पेट्स नीड मेडिकल, क्या? मेडिकल केयर। पेट्स को भी जिस तरीके से हम इंसानों को जो है मेडिकल केयर जो है कराना पड़ता है रूटीन में, तो इसी तरीके से एनिमल्स के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, तो इसका आंसर होगा मेडिकल केयर। तो ये थे, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि हमारा पैसेज बेस्ड था। आई होप कि आप ये पूरे 10 जो क्वेश्चंस दिए गए थे इनके बारे में आप समझ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या लिखा है कि राइटिंग एंड ग्रामर 10 मार्क्स है। सेकंड क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ ऑफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन 80 टू 100 वर्ड्स, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा है द एम ऑफ माई लाइफ और माई स्कूल। तो बच्चों आप इसमें से किसी एक के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। तो माई स्कूल तो बच्चों ये वेरी इजी है, हम क्लास 4th 5th से सीख जाते हैं कि माई स्कूल नेम इज पीएम श्री केंद्र विद्यालय। उसके बाद आप वेयर एवर यू लिव, ओके, सो यू हैव टू मेंशन योर टाउन नेम, योर विलेज नेम, गॉट इट। देन आफ्टर आपकी क्लास, आपके स्कूल में क्या क्या खास बातें हैं वो भी आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। ठीक है, सपोज दैट योर स्कूल हैव like science lab, physics lab, chemistry lab, maths lab, bio lab, लैंग्वेज लैब, तो ये सब आपने मेंशन करनी पड़ेगी। आपने बताना पड़ेगा माय स्कूल इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, और देयर आर 2 गार्डन्स, 3 गार्डन्स, है ना, विद मैनी फ्लावर्स, प्लांट्स, और बाकी जो है स्टाफ के बारे में बता सकते हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं। तो ये सब बातें आप अपने स्कूल में जब भी लिखेंगे तो आप बताएंगे। हम बात करेंगे कि द एम ऑफ माय लाइफ, इसको हम लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप ये नहीं लिखना चाहते हैं माय स्कूल, तो एम ऑफ माय लाइफ लिख। शुरू कैसे करेंगे? शुरू थोड़ा सा ट्रिकी माइंड से करना है। डायरेक्ट आप ये नहीं लिखेंगे मैं अपने जीवन में जो है टीचर या डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है, कि आगे क्वेश्चन ये भी तो आएगा ना, व्हाई, गॉट इट। एक ही लाइन में लिख देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि सभी का अपना एक ड्रीम होता है, सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। और मैं भी जब बड़ी हो जाऊंगी या बड़ा हो जाऊंगा तो मेरा ये सपना है और क्यों बनना चाहता हूँ ये भी बताना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, थोड़ा सा 2-4 लाइनें मैं लिख दूंगा, बाकी आप बच्चों अपने आप से ऐड करेंगे। जैसे हम लिखेंगे कि एवरी पर्सन, एवरी पर्सन हैज सम ड्रीम्स, क्या होता है सम ड्रीम इन देयर लाइफ, इन देयर लाइफ, सभी का अपने अपने जीवन में सपना होता है। एंड, और क्या है कि एवरीवन, एवरीवन वांट्स टू बिकम, एवरीवन वांट्स टू बिकम समथिंग इन हिज और, इन हिज और, या इन हिज और हर की जगह हम लिखेंगे इन देयर लाइफ, की वो कुछ ना कुछ बनने चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सिमिलरली हम भी लिखेंगे कि भाई सिमिलरली लोग जैसे दूसरे बनना चाहते हैं ऐसे ही द ड्रीम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम अ, अब आप सपना अपना कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखूं कि मेरा ड्रीम था टीचर बनना, तो मैं टीचर बन गया, ठीक है, टू बी अ टीचर, ठीक।
अब बात आती है कि वाई, मैं यही क्यों बनना चाहता हूं। तो मैं लिखूंगा कि आई वांट टू बी अ टीचर बिकॉज माई फादर एंड माई मदर is also teachers and they serve for the nation, है ना। and my father told me one day be जो है teaching is a noble प्रोफेशन। ठीक है, मेरे पिताजी ने बताया कि जो है पढ़ाना जो है एक बहुत ही महान काम है। टीचिंग जो है एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। क्यों है? क्योंकि भाई हम जो है इससे दूसरों को पढ़ा रहे हैं, दूसरों को एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो है जब कोई व्यक्ति एजुकेट होता है, पढ़ लिख लेता है, आगे जाकर वो भी अपने जीवन में कुछ बनता है। तो मैं आगे आगे लिखूंगा कि आई वांट टू हेल्प आई वांट टू हेल्प अदर्स लर्न। और इसके बाद मैं लिखूंगा कि भाई मैं जब टीचर बनूंगा तो मैं एजुकेशन को बहुत फनी और इजी बनाना चाहता हूँ फॉर एवरीवन। तो हम मैं लिखूंगा आई वांट टू मेक एजुकेशन फन एंड इजी फॉर एवरीवन। सभी के लिए मैं जो है जो एजुकेशन है उसको एक फन और जो है वो की तरीके से और जो है एक इजी जो है वे में लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। तो ये सब बातें आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये लगभग 80 वर्ड्स हो गए होंगे। अब यदि आपके पास भी कोई आइडिया है, आपके पास भी कोई सेंटेंस है इसके अलावा, तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे ड्रीम ऑफ माई लाइफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। विच ऑफ दीज इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो है आपने बताना है कि कौन सा वर्ड जो है एडजेक्टिव है। जैसे पहले रन है, रन जो है बच्चों वो एक वर्ब है, आपने सुना होगा रन रैन रन। आगे है क्विकली, क्विकली एक जो है एडवर्ब है। पूछा क्या गया एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव जो वर्ड है दैट इज ब्यूटीफुल, दैट इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव वर्ड। नाउ नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताना है। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है ऐसा वाक्य जिसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य भी कह सकते हैं, चिन्ह। सी इज डांसिंग, तो यहाँ पर बच्चों फुल स्टॉप लगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वेयर इज योर टेक्स्ट बुक, हाँ यहाँ ये सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि लास्ट में प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क जो लगा है, ये हो गया बी आंसर। विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडजेक्टिव, नीचे जो सेंटेंस दिए गए ये बताना है किस में जो है एडजेक्टिव वर्ड है। ही स्विम्स वेल, देखिए वेल जो है यहाँ पर एडवर्ब है। क्यों है? क्योंकि जो ये स्विम वर्ड है ये इसकी खासियत बता रहा है कि भाई कैसे स्विम करता है, बहुत अच्छे से, तो एडवर्ब है। सी इज टॉल, तो जो है यही जो वर्ड है ना टॉल, ये एडजेक्टिव है। क्योंकि सी जरूर ये लड़की के लिए वर्ड यूज हुआ है। लड़की कैसी है? लंबी है। लंबी जो होता है वर्ड जो है वो किसी की खासियत होता है, विशेषता, प्रॉपर्टी बताएगी उसकी। तो टॉल इज एन एडजेक्टिव वर्ड इन द सेंटेंस। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस, ठीक है। पोएटिक डिवाइस क्या है? पोएटिक डिवाइस में हम जो है फिगर ऑफ स्पीच सीखते हैं, फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो यहाँ दिया गया सी सेल्स ऑन द सी शोर। देखो अब ध्यान से देखेंगे इस पूरे के पूरे सेंटेंस में रिपीटेशन ऑफ क्या है? रिपीटेशन ऑफ एस वर्ड है। गॉट इट? एस वर्ड की रिपीटेशन हो रही है। एंड वी नो कि इफ इन एनी पोएम, ठीक है,
जब किसी वर्ड की बार बार रिपीटेशन होती है तो वहां पर होता है एलिट्रेशन। क्या होता है वहां पर? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। सो आंसर इज सिमली मेटाफोर एलिट्रेशन, तो सी आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव वर्ड। डैश डू यू लिव, पूछे डू यू लिव तो आएगा यहाँ पर वेयर। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ये हो गया, ये ग्रामर पोर्शन था। अब है सेक्शन सी लिटरेचर। लिखा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। क्या है एक्सट्रैक्ट? मिस्टर रेवन वाज पर्स्ड अपॉन अ लिम। मिस्टर रेवन कौन है? आपने पोएम पढ़ी ही है मिस्टर रेवन के बारे में। कौवा है और एक है फॉक्स, ठीक है। फॉक्स का नाम दिया गया था रेनॉल्ड, बहुत ही चालाक लोमड़ी। एक कौवा है जिसका हम मिस्टर रेवन कहते हैं। क्रो से थोड़ा सा अलग होता है, क्रो से बिल्कुल काले रंग का होता है रेवन, ठीक है, डार्क बिल्कुल। रेवन है पर्स्ड ऑन अपॉन अ लिम, भी बैठा हुआ है। लिम मतलब कि अ, डाल पर, लिम टहनी पर बैठा है। एंड रेनॉल्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, और नीचे खड़ी जो लोमड़ी है, चालाक लोमड़ी, वो उसको देख रही है बार बार। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बीक a morsel the fox would go for to seek। देखो क्या सीन है, पोयम में बताया भी गया कि रेवन एक जो है डाली पर बैठा है, पेड़ की डाली पर बैठा है। उसके जो बीक है, ग्रेट बीक है, उसमें क्या है? मोर्सल। मोर्सल मतलब होता है बच्चों की कोई जो है पीस ऑफ ब्रेड कह लीजिए, पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा है, ठीक है। तो उसकी चोंच में वो है, और जो है लोमड़ी उसे देख रही है, ठीक। और लोमड़ी उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, ठीक। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या, हु आर द टू कैरेक्टर इन द पोएम। कैरेक्टर दो ही हैं, मिस्टर रेवन एंड रेनॉल्ड द फॉक्स, क्योंकि वो बहुत चालाक लोमड़ी है इसलिए उसे रेनॉल्ड का आंसर हो जाएगा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड मोर्सल। मोर्सल बोलते हैं बच्चों द ट्री ब्रांच, स्मॉल पीस ऑफ फूड, तो यही हो जाएगा स्मॉल पीस ऑफ फूड। वाई डिड द फॉक्स लुक अप एट द रेवन, क्यों देख रही है लोमड़ी जो है रेवन की तरफ। ही वांटेड टू फ्लाई, क्योंकि लोमड़ी उड़ना चाहती है। नहीं, अरे लोमड़ी कैसे उड़ेगी, वो तो इस तलाश में है कि जो है कब उसे वो जो मोर्सल है, पीस ऑफ फूड है जो रेवन की चोंच में है, कब उसे मिलेगा। तो इस तरह बिल्कुल मौके का इंतजार कर रही। तो ही वांटेड द फूड द रेवन हैड, आंसर विल बी बी। डी क्वेश्चन, व्हाई डज द लाइन पर्स अपॉन अ लिम सजेस्ट अबाउट द रेवन। भाई जो ये जो लाइन आई है पर्स अपॉन अ लिम, ये क्या सजेस्ट करती है? इट वाज फ्लाइंग, कि रेवन फ्लाइंग कर रहा था, नो गलत। इट वाज वॉकिंग, ये भी गलत। क्या कर रहा था? इट वाज सिटिंग ऑन अ ब्रांच, ट्री ब्रांच, की जो रेवन था वो एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था, ये सजेस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एक्सट्रैक्ट नहीं, ये चलो एक्सट्रैक्ट दिया है तो ठीक है। 4 मार्क्स का ये भी। गजराज, गजराज जो है आपने पढ़ा ही है, एक लेसन है हमारी टेक्स्ट बुक में, पूर्वी में, द अनलाइकली फ्रेंड, कुछ ऐसा ही चैप्टर है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। हाँ, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड, कुछ ऐसा ही। गजराज द एलिफेंट हैड बीन लिविंग अलोन सिंस हिज हर्ड वाज टेकन अवे। तो यहाँ लिखा है कि जो गजराज है, एक एलिफेंट है, वो अकेला रहता है कब से? जब से उसका झुंड जो है उससे बिछड़ गया है, तब से, ठीक। बंटी, अब बंटी के बारे में बताया। बंटी कौन है? द स्ट्रीट डॉग, एक जो है गली का कुत्ता है। वंडर्ड इनटू द एलिफेंट शेल्टर्स वन रेनी डे। वंडर्ड, तो यहाँ लिखा है कि भाई बंटी था, एक स्ट्रीट डॉग था, और वो क्या करता है, एक दिन जो है बारिश हो रही थी, तो बारिश वाले दिन जो है वो हाथी जहाँ रहता है, शेल्टर मतलब होता है कि जो है निवास स्थान कह लीजिए, आश्रय स्थल कह लीजिए, वहां वो देखता है। इंस्टेड ऑफ शोइंग हिम अवे, गजराज जेंटली नज्ड हिम। अब यहाँ पर बताया गया है कि नज्ड हिम, तो कि शोइंग हिम अवे, कि भाई उसको दूर भगाने के जो है जगह पर गजराज जेंटली क्या करता है, उसको नजिंग करता है, ठीक है। कि ही हम कह सकते हैं कि उसको बड़े फ्रेंडली वे में जो है बुलाता है, उसके साथ फ्रेंकली बिहेव करता है। कौन? गजराज करता है।
ऐसा क्यों हुआ कहानी में? क्योंकि देखो दोनों अकेले हैं, और जब दोनों अकेले हैं दोनों को किसी न किसी का साथ चाहिए, क्योंकि गजराज के बारे में बताया गया लिविंग अलोन, बंटी जो है स्ट्रीट डॉग है, अकेला रहता है गली में, ठीक है। अब एक दिन जो है एलिफेंट के शेल्टर में गया, तो क्या हुआ कि गजराज को उससे थोड़ा सा सिंपैथी आई, और क्योंकि दोनों अकेले रहते थे तो उसने उसको वहां से जो है दूर करने की बजाय अपने से उसने क्या किया, उसको नर्सिंग किया, ठीक है, जेंटली या फ्रेंडली बिहेव किया उसके साथ। सिंस देन, तब से लेकर दे हैव बीन इनसेपरेबल, तब से लेकर जब वो ऐसी कोई घटना हुई उसके बाद से उनको अलग नहीं किया गया। इनसेपरेबल मतलब होता है कि वो साथ साथ रहते थे। ईटिंग, प्लेइंग एंड रेस्टिंग टुगेदर, दोनों साथ में खाते खेलते और जो है एक दूसरे के साथ आराम करते थे, ठीक है, उनको अलग नहीं किया गया। द केयर टेकर कॉल्स दैम अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड, और जो उनका केयर टेकर था वो उनको क्या कहता है, दोनों को अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड कहता है। तो ये है पूरा पैसेज। अब क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज गजराज अलोन इन द शेल्टर? भाई जो गजराज था हाथी, वो शेल्टर में अकेले क्यों था? बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वह बीमार था। ही रैन अवे फ्रॉम द जंगल, क्योंकि वो जंगल से भाग कर आ गया था। हिज हर्ड वॉज टेकन अवे, कि जो उसका जो झुंड था, ग्रुप था, वो उससे दूर चला गया था और वो अकेला बिछुड़ गया होगा। तो यही इसका आंसर है कि जो है हिज हर्ड वॉज टेकन अवे। What is the meaning of the word inseparable? Inseparable मतलब always part, always together, not friendly, very loud। देखो inseparable का मतलब होता है कि always together, ठीक है। inseparable का मतलब है ये वर्ड जो बना है, ये बना बच्चों separate, ठीक है, separate वर्ड से बना है। तो सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग, और इनसेपरेबल का मतलब होता है भाई एक साथ रहते हैं। तो ऑलवेज टुगेदर इज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट डज गजराज एक्शन ऑफ जेंटली नजिंग बंटी शो? कि जब उसने नजिंग किया बंटी के साथ वो क्या दर्शाता है? ही वॉज एंग्री, ही वॉज स्केयर्ड, ही वॉज बीइंग फ्रेंडली। तो ये दर्शाता है कि वो जो उसके साथ फ्रेंडली हो गया था, ठीक है, क्योंकि दोनों अकेले थे। और जो है जब बंटी उसके शेल्टर में पहुंचा और बंटी ने देखा गजराज को, तो गजराज को लगा कि कहीं जो है ये भी घूमता हुआ आया है और ये मेरे साथ जो है थोड़ा सा फन कर रहा है, मस्ती कर रहा है, तो उसने उसको स्विंग नहीं किया बल्कि उसके साथ जो है जेंटली बिहेव किया। और इससे पता चलता है कि जो है दोनों दोस्त बिहेव लाइक फ्रेंड। व्हाट डू यू थिंक मेड गजराज एंड बंटी बेस्ट बिकम फ्रेंड्स? कौन सी ऐसी चीज थी जिसने बंटी और गजराज को दोस्त बना दिया? तो ये बताना है। दे वर फोर्स्ड बाय केयर टेकर, की जो केयर टेकर था उसने क्या किया, दोनों को जबरदस्ती की दोस्त बनाने के लिए। दे वर बोथ लोनली एंड काइंड, हाँ ये थे आंसर, क्योंकि दोनों अकेले थे, खुश भी नहीं रहते थे, ठीक है। हालांकि गजराज जो था वो सारे काम करता था, उसे अच्छा खाना मिलता था क्योंकि केयर टेकर था, खाना खिलाता था, उसको नहाने के लिए लेके जाता था, बाद में फिर से खड़ा कर देता था। बट जो महावत था वो उसके साथ इतना ही टाइम स्पेंड करता था। आफ्टर दैट जो है गजराज अकेला रहता था। जब बंटी मिला तो बंटी उसके साथ जो है पॉन्ड साइड पर जाता, नहाने जाता, उसके सिर मतलब ऊपर बैठ जाता बंटी, अ, गजराज के ऊपर साथ में रहता, खाते पीते मस्ती करते थे, इसलिए वो दोनों फ्रेंड बन गए थे। तो ये थे बच्चों 4 क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आए। अब है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ लिखा है कि विच इंसिडेंट फ्रॉम द स्टोरी जस्टिफाई द इडियम्स अ ब्लेसिंग इन अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज ये एक फ्रेज है, ये उस इंसिडेंट को जो है स्टोरी में से एक स्टोरी है, आपने पढ़ा होगा द बॉटल ऑफ द ड्यू, द बॉटल ऑफ द ड्यू, जिसमें रामनाथ होता है, उसकी पत्नी होती है मधु, मधुमालती आई थिंक, देख लेते हैं आगे पाएगा, मधुमती होती है। और तो ये क्या होता है, ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज का मतलब होता है कि अ, आप किसी चीज की जो है डिस्कवरी करना चाहते हो लेकिन वो होती नहीं, और जो है आप बहुत थोड़ा सा दुखी होते पछताते हो, बट लास्ट में फिर आपको मिल जाती है। तो ऐसी कुछ है ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज। Ramnatha find it difficulty to collect due. Ramnatha had to put in all the effort himself. Ramnatha got angry on discovering that there was no magic potion, but later found out that he held.
ही हैड अर्न गोल्ड। तो यही इसका आंसर है बच्चों, कि जब उसे पता चला कि दुनिया में किसी प्रकार की कोई मैजिक पोशन नहीं है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हुआ, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसने तो मैजिक पोशन की जगह पर ढेर सारा जो है गोल्ड जो है अर्न कर लिया है, ठीक है। तो ये ऐसी जो होती है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं उसको, ठीक है, कि एक ऐसी काम, ठीक है, जिससे आप स्टार्टिंग में निराश होते हो लेकिन आपको उसके बदले कुछ और ब्लेसिंग मिल जाए। जैसे ब्लेसिंग थी उसको मैजिक पोशन प्राप्त करने की, लेकिन वो तो मिली नहीं क्योंकि ऐसी दुनिया में कोई मैजिक पोशन है ही नहीं, ठीक है। लेकिन बाद में उसको ढेर सारा गोल्ड जो है वो देखता है कि उसने मेहनत करके बहुत सारा गोल्ड जो है अर्न कर लिया है, तो वो बोलते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट फेबल्स एंड फोक टेल्स अबाउट। जो यूनिट है हमारी फर्स्ट, फोक फेबल्स एंड फोक, वो क्या बताती है, कि ये बताती है बच्चों, फेबल्स एंड फोक टेल्स अबाउट द लीजेंड्स, कि जो महान लोग होते हैं क्या आर फेमस एंड बिलीव टू स्प्रेड ओरली, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट इज, सम पीपल अंडरस्टैंड लाइफ ट्रूथ इन प्रैक्टिकलिटी। ये बताइए कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं, समझते हैं क्या जीवन की सच्चाई, और वो भी प्रैक्टिकलिटी में, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोल दिया और मान लिया, नहीं, बल्कि ऐसे लोग हैं कि जो जीवन की जो सच्चाई है उसको प्रैक्टिकलिटी में दिखाना उनको जो है समझते हैं उस चीज को, कि जीवन जो है ऐसी चीजों से नहीं है कि भाई आ, हम किसी चीज के बारे में सोच ले। जैसे यहाँ करेक्टर दिए गए, मधुमती, रामनाथा एंड मधुमती, सेज महीपति। यहाँ क्यों देखो, रामनाथा क्या सोचता है, उसको जीवन की सच्चाई ये लगता है कि नहीं, कोई ना कोई मैजिक पोशन जरूर होगी, ठीक है, जो कि चीजों को क्या करेगी, मैजिक पोशन, कि भाई कोई ऐसा जादुई कुछ वो होगा कि पानी, ठीक है, जिसको हम किसी भी चीज पर स्प्रिंकल करेंगे तो वो सोने का बन जाएगा, ठीक है, वो ऐसा मानता है। वो हम कह दें कि जीवन की सच्चाई से मुंह मोड़ के बैठा है, ठीक है। बट मधुमती जो है, मधुमती को जीवन का पता है कि दुनिया में कोई मैजिक पोशन नाम की चीज नहीं होती है। लाइफ की सच्चाई यही है कि हमें अपने जीवन में हार्ड वर्क करना पड़ेगा और डिटर्मिनेशन के साथ हमने जो है अपने काम को करना होगा। तो इसका आंसर होगा, विच कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, तो हम कहेंगे मधुमती। मधुमती को पता है कि सी अंडरस्टैंड की लाइफ ट्रूथ इन प्रैक्टिकलिटी। चलिए, नाउ क्वेश्चन है, हु डज द फॉक्स रिप्रेजेंट इन द सोसाइटी। सोसाइटी में के बारे में बात की गई है कि इन द सोसाइटी फॉक्स जो है किन को रिप्रेजेंट करती है। आपने देखा हो ना, मिस्टर रेवन एंड जो फॉक्स है रेनॉल्ड फॉक्स, जो रेनॉल्ड फॉक्स है वो सोसाइटी के अंदर किन लोगों को रिप्रेजेंट करती है, ये बताना है। अब मिस्टर रेवन तो वो हैं जो भोले भाले हैं, है ना, जो कि थोड़ी सी किसी ने बटरिंग की और जो है अपने गीत गाना शुरू कर देंगे ना। रेनॉल्ड फॉक्स ने कहा कि आपकी जो है आवाज बहुत मीठी है, सुरीली है, कृपया मुझे गाना गा के सुनाएं, ठीक, और वो उसको बटरिंग कर रही थी, और भाई साहब जो है काव काव करने लग गए। जैसे ही काव काव किया, वो छोटा सा एक पीस था फूड, वो भी नीचे गिर गया, और जो है रेनॉल्ड उसको उठाकर भाग गई वहां से। इट मीन्स क्या दर्शाता है, मौके की तलाश में रहते हैं कुछ लोग, मौके की तलाश में, मौके की तलाश में रहने वाले लोगों को कहते हैं रेनॉल्ड फॉक्स। वो बिल्कुल मतलब अपनी पैनी नजर गड़ाए रखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है इनोसेंट एंड गुलिबल बॉयज, नहीं, ये तो इनोसेंट बॉय पीपल तो बन जाएगा रेवन के बारे में, क्योंकि रेवन भोला भाला है, यहाँ पर उसको यकीन ही नहीं है कि रेनॉल्ड जो है उसके साथ एक गेम खेल रही है, वो उसका खाना जो है हड़पना चाहती है। तो ये जो फर्स्ट है ये तो रेवन के लिए हो गया यूज। फोलिश पीपल भी, फुलिश मतलब फूल बना दिया उसको, रेवन को, तो ये दोनों हम कह सकते हैं रेवन के बारे में। तीसरा आंसर है ना अपॉर्चुनिटीज, है ना, जो ऐसे लोग होते हैं अपॉर्चुनिटिक्स टाइप के, जो मतलब जो हमेशा मौका ढूंढते हैं, इन इसके लिए एक वर्ड है बच्चों इन हिंदी, अवसरवादी, है ना। ऐसे लोग जो बिल्कुल मौके की ताक में रहते हैं कि कब कोई काम हो और जो है मैं दूसरों को नीचा दिखा सकूं और खुद आगे बढ़ जाऊं। जैसे फॉक्स ने किया, झूठी तारीफ की, है ना, बटरिंग की, और खाना गिरा और भाग गई, ठीक है, और फिर जो है
ड्रेवन को भी सलाह देते हुए जाती है कि भाई आगे, आई होप कि आप आगे ऐसी बातों में नहीं फंसोगे। ठीक, तो इस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे सी, अपॉर्चुनिटीज। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स, डू एनी टू। ठीक है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी जगह बना लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं क्या क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्विक थिंकिंग एंड अलर्टनेस एज शोन बाय द मैन, वाइफ एंड रामा इन द स्टोरी। यहाँ लिखा है कि क्विक थिंकिंग और अलर्टनेस, ये जो है बच्चों क्वेश्चन है, आपने पोएम पढ़ी होगी रामा टू द रेस्क्यू, उसमें से। उसमें क्या होता है कि जो वाइफ है वो बहुत जल्दी सोचने वाली क्विक थिंकर है, और उसका जो आदमी है वो अलर्ट रहता है हर चीज को लेकर। और ऐसे ही रामा जो है द विलेज कोतवाल, है ना, विलेज कोतवाल भी अलर्ट रहता है। वो आपने देखा कि आदमी चिल्लाता है पहले धीरे से, रामा रामा रामा, फिर और जोर से चिल्लाता है, फिर और जोर से चिल्लाता है। तो फिर वो आवाज जो है रामा विलेज कोतवाल तक पहुंचती है, और वो अलर्ट होता है कि किस साइड से आवाज आई है, और उस आवाज को फॉलो करते हुए वो उस घर में घुस जाता है और चोरों को पकड़ लेता है। ठीक है, तो यही बताया गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्विक थिंकिंग एंड अलर्टनेस को हमने डिस्कस करना है उसके बारे में। तो हम इसका आंसर लिखते हैं कि किस तरीके से क्विक थिंकिंग और अलर्टनेस हमारे जीवन में जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि हम क्विक थिंकर नहीं है, बहुत जल्दी थिंकिंग को किसी चीज पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, चीजों के बारे में अलर्ट नहीं रहते, तो हमारे जीवन में क्या लॉस हो सकता है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि क्विक क्विक थिंकिंग एंड अलर्टनेस आर, हम कहेंगे कि ये दोनों जो है ना द की क्वालिटीज हैं, क्वालिटीज shown by the man, wife एंड रामा। आप लिख सकते हैं कि विलेज कोतवाल, है ना। इन द, कौन सा लेसन था हमारा, रामा टू द रेस्क्यू। सो नाउ हम लिखेंगे कि जो वाइफ थी वो वाइफ क्या करती है, अलर्टनेस दिखाती है ना। तो हम लिखेंगे द वाइफ्स अलर्टनेस, क्या करती है वो, टू द नॉइस, टू द नॉइस आउटसाइड was the first sign, the first sign of trouble। उसकी जो अलर्टनेस थी वो ये दिखाती है कि बाहर से कोई आवाज आ रही है, और वो साइन थी फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। इसके बाद हम लिखेंगे आफ्टर दैट सी रियलाइज्ड, उसे जो रियलाइज्ड हुआ क्या, सी रियलाइज्ड समवन हैड एंटर, someone had entered and warned her husband। तो वो अपने पति देव को जो है वार्निंग देती है। उसके बाद क्या था, दो ही गॉट कंफ्यूज्ड, वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हुआ, क्योंकि भाई कौन घर में एंटर कर गया, इसीलिए एट फर्स्ट थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ पहले तो। फिर क्या किया उसने, बट द मैन द मैन क्विकली अंडरस्टूड, पहले तो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ लेकिन बाद में वो सब कुछ समझ गया। एंड कॉल्ड रामा, कॉल्ड रामा द विलेज कोतवाल
for help. So this is the right answer. क्या लिखा है यहाँ पर कि बात करें क्विक थिंकिंग का मतलब होता है जल्दी से सोचना किसी भी चीज के बारे में, और अलर्टनेस मतलब होता है सावधानी। जो है इस पार्ट में दो की क्वालिटीज दिखाई गई हैं, किन के द्वारा, मैन के द्वारा, वाइफ एंड रामा इन द रामा टू द रेस्क्यू। द वाइफ अलर्टनेस इज टू द नॉइस आउटसाइड वाज द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। की जो वाइफ की जो अलर्टनेस थी किसके प्रति, कि बाहर से जो आवाज आई वो पहला साइन था कि कोई ना कोई बड़ी समस्या आ गई है। तभी उसने क्या किया, सी रियलाइज, उसने महसूस किया कि समवन हैड एंटर्ड एंड वार्न हर हस्बैंड, कि भाई जो उसका हस्बैंड है उसको वार्न किया कि कोई घर में आ गया। दो इसलिए क्या होता है कि ही गॉट कंफ्यूज एट फर्स्ट, पहले तो वह भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, बट द मैन क्विकली अंडरस्टूड, और जल्दी ही उसके आदमी को समझ आ गया कि हो सकता है कि वह कोई चोर है, एंड कॉल्ड रामा द विलेज कोतवाल फॉर हेल्प, और बाद में उसने रामा को बुलाया जो कि विलेज कोतवाल था। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथा टू डू टू मेक द मैजिक पोशन, कि जो सेज था, जो महात्मा थे, उन्होंने रामनाथ को मैजिक पोशन बनाने के लिए जो है क्या कहा, है ना। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी अ बोटल ऑफ ड्यू, कि भाई जो स्टोरी है बोटल ऑफ ड्यू उसका क्या मोरल जो है, क्या जो हमें शिक्षा इससे मिलती है। देखो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है बच्चों, कि जो रामा था वो सोचता था कि कोई ना कोई मैजिक पोशन जरूर है इस दुनिया में, ठीक। तो इसलिए वो उसको लगता था कि मैजिक पोशन से जरूर हर चीज को सोने में बदला जा सकता है, लेकिन मधुमती जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन वो उसको एक साधु मिलते हैं जिनका नाम है महीपति। वो उनसे पूछता है कि क्या महाराज ऐसा कुछ है दुनिया में, तो महाराज जी समझ जाते हैं कि ये तो आलसी आदमी है, ये कुछ करना ही नहीं चाहता है। तो जो है जब करना नहीं चाहता है कुछ, तो क्या होता है, वो उसको कहता है कि आप ऐसा करो, 5 लीटर जो है ड्यू इकट्ठा करो, फिर उससे हम मैजिक पोशन बनाएंगे। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ लिखते हैं सेकंड का आंसर, द सेज, जो महीपाल जिनका नाम था, जो है गेव हिम, वो उनको एक सलाह देते हैं, क्या, हिम द फॉर्मूला ऑफ टर्निंग थिंग्स इनटू गोल्ड, कि वे चीजों को हम गोल्ड में बदल सकते हैं। उसके लिए क्या कहते हैं वो, ही टोल्ड, उन्होंने कहा, हिम टू प्लांट बनानास एंड collect 5 liters ऑफ ड्यू। अब वो तो पागल हो गया इस चीज के लिए कि बस मुझे क्या करना है, बनाना प्लांट ही तो जो है उगाने हैं और 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करनी है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इस काम के लिए कई साल लग जाएंगे। इसी के दौरान क्या होता है कि जो मधुमती होती है वो फसल को बाजार में बेचती है, जो पैसे आते हैं उनसे सोना खरीदती है, और इस तरीके से वो सोने को घर पर रखती है। लेकिन रामनाथ को सोने से कोई मतलब नहीं, उसको तो ये है कि भाई जो है बस कोई मेहनत नहीं करनी पड़े, किसी भी चीज पे पानी छिड़के, मैजिक पोशन छिड़के और जो है स्प्रिंकल करें और जो है सब चीजों को सोने में बदल दे। उसको तो ऐसे इस चक्कर में वह ये सब काम कर रहा था, ठीक, मैजिक पोशन। अब ये है, ये तो बात होगी पहला क्वेश्चन। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो बताना है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट, स्टोरी का जो मोरल है वो ये है क्या कि हार्ड, जस्ट वेट, हार्ड वर्क, ये पहला तो ये है, हार्ड वर्क, पेशेंस एंड डेडिकेशन आर द ट्रू मैजिक टू सक्सेस। गॉट इट, कि दुनिया में कोई भी मैजिक पोशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है इट टीचेज अस
पाठ ने हमें बताया, क्या बताया कि इट टीचेज अस दैट देयर आर नो मैजिक शॉर्टकट इन लाइफ, है ना, कि हमारे जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए हमें वी हैव टू do hard work, we have to be patient and dedicated towards our work. Only these three things can make us success in our life. कोई भी मैजिक पोशन नहीं है जो हमें इस दुनिया में बड़ी जल्दी से सफल कर सके। ठीक, ये इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम इन विद द रेफरेंस ऑफ द चैप्टर रामा टू द रेस्क्यू। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्लेवरनेस की वजह से ही तो क्या हुआ कि जो चोर पकड़ा गया है ना। जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं बच्चों, तो हमें वहां क्लेवरनेस ही तो दिखानी है, समझदारी दिखानी थोड़ी सी। ठीक है, क्लेवरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर इन ट्रबल। जब हम किसी समस्या में फंसे हैं तो वहां हमें क्लेवरनेस से ही काम लेना है। ठीक है, जैसे तीनों ने समझदारी दिखाई, वाइफ ने, हस्बैंड ने और रामा ने। ठीक, बड़ी चतुराई के साथ काम लिया और जो है थीफ जो था, चोर जो था, उसको पकड़ लिया। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि यस, cleverness can help us, can help us solve our problem. Yes, cleverness can help us solve problem. अब हम रेफरेंस देंगे स्टोरी का। इन द स्टोरी द हस्बैंड और कौन था, वाइफ एंड रामा, Rama's alertness and cleverness solve the problem of the thief breaking into the house। कि जो चोर घुस गया था, एंटर द हाउस बाय फोर्सफुली ब्रेकिंग इनटू द हाउस का मतलब होता है बच्चों, एक फ्रेज है कि किसी के घर में जबरदस्ती घुसना। ठीक है, जो थीफ था वो घुस गया और वहां पर तीनों ने क्लेवरनेस दिखाई और अलर्टनेस दिखाई, तो वह पकड़ा गया। हम कहेंगे कि क्लेवरनेस क्या करती है, इन्वॉल्व, क्लेवरनेस इन्वॉल्व बीइंग ऑब्जर्वेंट। जब हम क्लेवर बनते हैं तो हम चीजों को बड़े ही कीन ऑब्जर्व करते हैं, बड़े ध्यान से उसके बारे में ऑब्जर्व करते हैं। एंड वाइज मेकिंग वाइज डिसीजन। और जब हम किन्हीं चीजों को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हम उसके बारे में एक अच्छा डिसीजन भी ले सकते हैं। और उससे क्या होता है, विच आर ऑफन इफेक्टिवली, और ऐसा डिसीजन क्या होता है, वो हमारे लिए इफेक्टिव बनता है। ठीक, इफेक्टली टू ओवरकम चैलेंजेस। ठीक, जब हम क्या करते हैं कि जब क्लेवरनेस के साथ किसी चीज को हम क्लेवरनेस क्या करती है, इन्वॉल्व करती है कि हम बहुत अच्छे जो है ऑब्जर्वेंट बन जाते हैं किसी चीज में। जब हम चतुराई दिखाते हैं ना, चतुराई से हम काम लेते हैं, है ना। और उसमें क्या होता है कि हम थोड़ा सा डिसीजन भी वाइजली ले पाते हैं, बड़ी बुद्धिमत्ता से, तर्क के साथ डिसीजन लेते हैं। और जब हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं, जैसे यहाँ रामा टू द रेस्क्यू का रेफरेंस है, ऐसे ही आपने देखा होगा जो रेनॉल्ड है, रेनॉल्ड को पता है कि रेवन के पास क्या है, रेवन के पास है एक मोरसेल, है ना, पीस ऑफ फूड। तो वो क्या करती है, क्लेवरनेस दिखाती है। कौन, रेनॉल्ड क्लेवरनेस दिखाती है, मतलब वो ऑब्जर्व करती है चीजों को कि किस तरीके से मैं रेवन को अपने
जाल में फंसा सकती हूँ, ठीक है, और बड़ी बुद्धिमता से वाइज डिसीजन लेती है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर पति पत्नी जो है क्लेवरनेस दिखाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं किस चीज को, कि आवाज कहाँ से आई, ठीक है, किस चीज की आवाज है, और फिर जो है दोनों आपस में बातचीत करते हैं। और इसी तरीके से रामा वहां पहुंचता है, वो भी जो है रामा जो विलेज कोतवाल है वो आवाज को फॉलो करता है कि किस घर से आवाज आई है, वो भी एक ऑब्जर्वेंट बनता है, और फिर डिसीजन ले पाता है कि हाँ इसी साइड से जो है आवाज आई है, हो सकता है यहाँ चोर घुसा हो। तो उस वो साउंड को, वॉइस को जो है फॉलो करता है, और लास्ट में जो है चोर को पकड़ लेता है। तो वो क्या करता है कि जब हम वाइज डिसीजन लेते हैं तो उससे हम जो है और चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो हम प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से ओवरकम कर जाते हैं। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट क्लास सिक्स PT1 सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। आई होप कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी और अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए बच्चों। एक लाइक ही है जो हमारे लिए जो है बहुत ही सपोर्ट का काम करता है। और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका लाइक और जो आपका सब्सक्राइब है वो हमारी बच्चों बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, सो दैट जिस तरीके से आपने इस पूरे पेपर को समझा है वो भी इस पेपर को समझकर जब PT1 देने जाएंगे तो आपका जो हौसला है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो और बढ़ जाए, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करो सो दैट कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ऑलरेडी बच्चों हमने प्ले लिस्ट में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के पेपर डाल रखे हैं, तो आप उनको भी देखकर जो है पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। ये हिंदी का एक सैंपल पेपर है 2026 का, इस पर भी आप क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।